स्वागत है आपका सबसे बड़ा सवाल में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। बंगाल इस वक्त घोटाले का गढ़ बना हुआ है। पहले शिक्षा भर्ती घोटाला, फिर प्राइमरी टीचर्स का घोटाला और अब लाइमलाइट में कोयला तस्करी घोटाला। वैसे घोटालों से ममता सरकार को डर नहीं है, लेकिन इस बार ममता बनर्जी डरी हुई हैं क्योंकि ईडी ने उनके भतीजे से पूछताछ शुरू कर दी है और भतीजा ईडी के सवालों पर चुप्पी साधे रहा, जिससे ये मामला ममता बनर्जी की तरफ बढ़ सकता है। बड़ा सवाल, क्या ईडी ममता बनर्जी से भी पूछताछ कर सकती है? क्या अभिषेक बनर्जी गिरफ्तार हो सकते हैं? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ईडी सवाल कर रही है, अभिषेक चुप्पी साधे बैठे हैं, क्या उनकी ये चुप्पी गिरफ्तारी की वजह बन सकती है? देखिए, कल जो पूछताछ हुई 6 घंटे के आसपास जी। उसमें कई सारी मुसीबतों में घिर गए हैं अभिषेक बनर्जी, क्योंकि जो ईडी के सूत्र बता रहे हैं वो ये खबर आ रही है कि उन्होंने जो पिछली बार जिन सवालों का जवाब दिया जी। और कल जो उन्होंने जवाब दिए हैं उसमें काफी कंट्राडिक्शन है। वो भूल गए कि पिछली बार उन्होंने क्या कहा था, इस बार उन्होंने क्या कह दिया। जी। ईडी इसलिए बाकी के तमाम एजेंसियों से अलग है वो इस प्रकार से कि ईडी के पूछताछ के दौरान अगर आप जो कुछ भी जवाब देते हैं बाकायदा उसको लिखित में आपके सामने उसे ईडी के सामने देना होता है, हस्ताक्षर करना होता है और आपका बयान आपके खिलाफ एक सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जी। और इसीलिए आप देखिए नेशनल हेराल्ड केस में कैसे सब लोग भाग चुके। जी। कभी कोरोना हो जाता है तो कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। दे डोंट वांट टू फेस। अब अभिषेक बनर्जी को क्यों बुलाया गया ये भी समझ लीजिए। ये केस कोई इस तरीके का नहीं है कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर के तहत आप इसको ये सब काम कर दें। जी। लेकिन बाहर निकल के उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी। उन्होंने कह दिया ये तो गृह मंत्रालय का मामला है, कोयला अगर बांग्लादेश जा रहा है तो बीएसएफ वाले क्या कर रहे हैं। भाई, बीएसएफ के 17 अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो चुकी, जी। सस्पेंड हो चुका, आपका नंबर आ गया। क्यों नंबर आया है? नंबर इसलिए आया है कि ये जो कोयले की जो स्मगलिंग हो रही थी उसमें जो मुख्य आरोपी है अनूप मांझी और जयदेव मंडल, जी। उन्होंने ये कबूल कर लिया है कि हम पॉलिटिशियंस को पैसे दे रहे थे, आईएएस अधिकारियों को दे रहे थे, आईपीएस अधिकारियों को दे रहे थे और इसलिए इलीगल माइंस से निकाले हुए कोयलों को बेरोक टोक न कोई पुलिस पकड़ता था, न कोई प्रशासन वाले पकड़ते थे, न एक्साइज वाले पकड़ते थे, न ट्रैफिक पुलिस वाले पकड़ते थे। और वो आसनसोल से, रानीगंज से वो आराम से कलकत्ता होते हुए बांग्लादेश चला जाता था। जी। अब इतनी बड़ी साजिश के लिए तो बड़े बड़े लोग होंगे ही और इस काम के लिए वो 150 करोड़ रुपए पॉलिटिशियंस और अधिकारियों को बांटता था। जी। ये कबूलनामा है। अब ये पैसे कैसे किस रूप में दिया जाता था तो मालूम चला कि 40-50 शेल कंपनियां जो कलकत्ता से ऑपरेट कर रही हैं। शेल कंपनी का मतलब फर्जी कंपनियां जो सिर्फ कागज पे है, जो न कुछ बनाती है, न बिजनेस करती है, कुछ नहीं करती, वो सिर्फ फाइल मेंटेन करती है। ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए उन कंपनियों का इस्तेमाल होता है। ठीक वैसे ही जैसे उगाही का पैसा अनिल देशमुख मुंबई में कलेक्ट करता था और कलकत्ता में शेल कंपनियों के जरिए वो पैसे को घुमा करके ब्लैक को वाइट करता था। जी। लेकिन यहां तो केस और भी दूसरा है। अभिषेक बनर्जी की साली साहिबा को बुलाया गया है। जी। पत्नी भी
बुलाई गई हैं। क्यों भाई? ईडी वाले को शौक है। वो इसलिए क्योंकि पैसे लंदन के अकाउंट में इनके, सिंगापुर के अकाउंट में इनके, वो लाखों की संख्या में महीने महीने जा रहा है। 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख। तो ईडी तो पूछेगी जी। और ये पैसा किसके जरिए हो रहा था? भाई अभिषेक बनर्जी को बताना पड़ेगा। और ये जो अभिषेक बनर्जी है, इनको बताना होगा कि इनके दोस्त करीबी विनय मिश्रा, अनूप मांझी के साथ क्या रिश्ता है जी। हाँ, किधर से किधर पैसा आ रहा है, किधर से किधर जा रहा है, वो भी आरोपी है। तो ये मसला मनी लॉन्ड्रिंग का है। आपको तो बताना पड़ेगा कि आपकी साली साहिबा के बैंक अकाउंट में जो पैसे आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं। आपकी पत्नी के अकाउंट में जो पैसे आ रहे हैं वो, भाई अनूप मांझी और ये सेल कंपनियां, उनका रिश्ता एस्टैब्लिश्ड हो रहा है जी। इन सेल कंपनियों के जरिए पैसे इधर उधर जा रहे हैं। आपको बताना पड़ेगा भाई आपके बैंक अकाउंट में कोई पैसा डाल रहा है, क्यों डाल रहा है, कहां से आ रहा है, किस बिजनेस का पैसा है, ऐसी कौन सी कंपनी आप चलाते हैं, ऐसा कौन सा आप काम करते हैं, कौन सा बिजनेस है आपका, आपकी पत्नी का, साली साहिबा का। यही तो पूछताछ की जा रही है जी। तो ये कह रहे कि नहीं नहीं नहीं, हम तो झुकेंगे नहीं। सब आजकल पुष्पा बनने के चक्कर में जी। सारे लोग, जो भी पकड़ा जाता है तुरंत पुष्पा बन जाता है कि मैं झुकूंगा नहीं अमित शाह के सामने। और अगर कोयला बाहर जा रहा था तो बीएसएफ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बीएसएफ किसके अंडर में आता है? तो होम मिनिस्टर के अंदर में आता है। अरे बाबा, सबको केजरीवाल की आदत लग गई। ये केस उस वक्त का है जब अमित शाह गृह मंत्री नहीं हुआ करते थे। हाँ, अमित शाह उस वक्त गृह मंत्री नहीं हुआ करते थे। ये उस समय की बात है। तो ये कहना कि आप हर चीज को पॉलिटिकल टर्न दे रहे हो, और चूंकि दर्जनों आईएएस आईपीएस को भी बुलाहट हो गई जी। उनसे भी पूछताछ हो गई। अब वो क्या उन्होंने बताया नहीं बताया, उनसे तो पूछा गया होगा कि भाई हर दिन 150 से 200 ट्रक इलीगल कोयले को उठा करके बंगाल के अलग अलग जगहों से बाहर जा रहा है। आप वहां के डीएम थे, आप वहां के एसपी थे, आप वहां के आईजी थे, आपने क्यों नहीं पकड़ा? जी। तो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, नौकरी बचाने के लिए कुछ भी बोल देंगे। तो उन्होंने कह दिया कि भाई ऊपर से आदेश आया होगा, कुछ भी हो सकता है। भाई अगर इलीगल काम हो रहा है तो सारे के सारे लोग, कांस्टेबल से लेकर के एसएसपी आईजी तक, जी। पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला वो अंधा हो जाए, लंगड़ा लूला हो जाए, बहरा हो जाए, न कुछ दिखाई दे रहा है, न सुनाई दे रहा है, न कुछ। इसका मतलब है मिली भगत है। और मिली भगत है तो उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हो रही है, उनके भी बैंक अकाउंट्स को खंगाला जा रहा है। जी। आय से ज्यादा इनकम होगा तो उनको भी बताना पड़ेगा, उनको भी जेल जाना होगा। तो आईएएस अधिकारी भी जाएंगे, नपेंगे, आईपीएस भी नपेंगे, बीएसएफ वाले बहुत नप गए तो सारे नपेंगे। तो कानून की नजरों में तो सब बराबर है। अभिषेक बनर्जी क्यों छूटेंगे? और अभी अभिषेक बनर्जी का पूरा खेल इसमें समझ में आ रहा है कि पूरा का पूरा प्रशासन इसमें शामिल है, तब तो ममता बनर्जी को पूछना पड़ेगा कि आप किस तरह की सरकार वहां चला रही हैं। जी। एक मुसीबत ईडी ने दूसरी कर दी है। 2011 के बाद से जितनी भी बहाली हुई टीचर की, सबकी लिस्ट मांग ली है। वहां एक अलग खेल निकलेगा, एक कॉज स्मगलिंग, उसमें भी टीएमसी के लोग पकड़े जा रहे हैं। ममता बनर्जी के
ऊपर तो चारों तरफ से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। जी। और जो उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी कि ममता बनर्जी करप्ट नहीं है, ये ढकोसला, ये जो पूरे देश भर में कि सफ़ेद साड़ी, हवाई चप्पल, अपना घर, वो बिल्कुल सादगी भरी जीवन के साथ वो जीती है, तो उस सादगी का क्या करें जिसके नाक के नीचे इतना सब पाप हो रहा है। तो ममता बनर्जी से भी पूछताछ हो सकती है, क्योंकि ये तो मसला नेशनल इंटरनेशनल क्राइम का है। जी। और राज्य सरकार पल्ला नहीं झाड़ सकती है कि भाई आपके यहाँ इतना सब कुछ हो रहा है और आपको मालूम तक नहीं है। आपकी चुप्पी से सच्चाई खत्म तो नहीं होगी। तो अभी तो पूछताछ हुई है, साली साहिबा को भी बुलाया गया है। अब देखिए उसकी पूछताछ में जब वो बताएंगे कि भाई पैसा कहाँ से आ रहा था, नहीं आ रहा था, अभिषेक बनर्जी का जवाब क्या होगा, दोनों को सामने बिठाया जाएगा। एक प्रोसेस, लेकिन मुझे लग रहा है कि ईडी अब थोड़ी ज़्यादा ही उसको कह सकते हैं कि एक्टिव नज़र आ रही है, खास करके 15 अगस्त के बाद से, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले के प्राचीर से और कल साउथ इंडिया से फिर से उन्होंने बताया कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रहे हैं जिसमें किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। कोयला तस्करी मामले में ईडी ने अभिषेक बनर्जी से सवाल जवाब किए, लेकिन ईडी संतुष्ट नजर नहीं आई, क्योंकि अभिषेक बनर्जी कुछ बोले ही नहीं, संजय राउत भी कुछ नहीं बोल रहे थे, ईडी को गोल गोल घुमा रहे थे। ईडी ने अंदर कर दिया। अगर अभिषेक बनर्जी ने कोयला तस्करी से जुड़े राज नहीं खोले तो ईडी अभिषेक को तो अंदर करेगी ही, ममता बनर्जी भी ईडी में हाजिरी लगाने आ सकती हैं। साथ ही जांच ममता तक पहुंची तो उनके राजनीतिक करियर और आने वाले चुनाव के लिए बड़ा नुकसान माना जाएगा। इसीलिए कोयला घोटाले में ममता बनर्जी की नींद उड़ चुकी है। फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।